मैं भाविक मिस्त्री और आपका स्वागत है प्लानिंग जंक्शन चैनल में। आज मैं बात करने आया हूँ जुपिटर वैगन लिमिटेड के बारे में। उस कंपनी की हिस्ट्री, रेशोज, शेयर होल्डिंग, लीगल केस, चार्ट एनालिसिस एंड ब्रोकर के रिव्यूज। ये जानकारी पब्लिक सोर्सेज और कंपनी फाइलिंग पर आधारित है। मैं निवेश की सलाह नहीं दे रहा। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और सलाहकार से परामर्श जरूर करें। ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियो है। निवेश से संबंधित निर्णय आपके खुद के रिस्क पर है। जुपिटर वैगन लिमिटेड रेलवे वैगन, रेल कोच कंपोनेंट्स और कमर्शियल वाहन बॉडी बनाने वाली एक अग्रणी इंजीनियर कंपनी है। कंपनी का विजन है कंप्लीट मोबिलिटी सॉल्यूशन, यानी रेल से लेकर ईवी तक हर परिवहन सेगमेंट में उपस्थिति। इसके ग्राहक है इंडियन रेलवेज, बड़े ओईएम्स और एक्सपर्ट मार्केट जो इसके डाइवर्सिफाइड ग्रोथ प्लेयर बनाते हैं। 1979 में कंपनी की शुरुआत कमर्शियल इंजीनियरिंग एंड बॉडी बिल्डर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी। 2006 में मुरारी लाल लोहिया और विवेक लोहिया ने इसे रेलवे वैगन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में मोड़ा। 2010 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनी और भारत की रेलवे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरी। 2019 में जुपिटर वैगन ने एनसीएलटी प्रक्रिया के तहत सीईबीबीसीओ में 68% हिस्सेदारी खरीदी, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता और प्रोडक्ट रेंज दोनों बढ़ी। 2022 में रिवर्स मर्जर पूरा हुआ और कंपनी एनएसई एनबीएसई पर जुपिटर वैगन लिमिटेड के नाम से लिस्ट हुई। 2023 में कंपनी स्टोन इंडिया लिमिटेड को एक्वायर किया, जिससे रेलवे ब्रेकिंग सिस्टम में इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। 2024-25 में कंपनी ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे एक्ट 2 वैगन लॉन्च किया जो एसयूवी ट्रांसपोर्ट के लिए डबल स्टैक वेरिएंट है, और स्पेनिश पार्टनर के साथ फ्लैश बट वेल्डेड रेल क्रॉसिंग की सप्लाई शुरू की। कंपनी ने पीथमपुर यानी इंदौर में एक नया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला और अपना ELCV JEM तेज लॉन्च किया। साथ ही LOG9 EV बैटरी असेट खरीदी और ओडिशा में भारत का पहला फोर्ज रेल व्हील एंड एक्सेल प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन हासिल की, जिसका उत्पादन 2027 से शुरू होने की योजना है। आज जुपिटर वैगन भारत की रेलवे इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी बन चुकी है। इसके पास फ्रेट वैगन, पैसेंजर कोच, ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल जैसे प्रोडक्ट्स का विस्तृत पोर्टफोलियो है। कंपनी की पहचान है इसके स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और ग्लोबल टेक्नोलॉजी टाइप्स, जिन्होंने इसे रेलवे और ईवी दोनों क्षेत्रों में अग्रणी बना दिया है। अब बात करते हैं जुपिटर वैगन के फाइनेंशियल हेल्थ कार्ड की, यानी वो आंकड़े जो बताते हैं कंपनी अंदर से कितनी मजबूत है। मार्केट कैप लगभग 13,600 करोड़, यानी ये एक मिड कैप कंपनी है। ऐसी कंपनियां ग्रोथ फेज में होती है लेकिन थोड़ी वॉलेटाइल भी रहती है। करंट प्राइस 322, जबकि 52 वीक हाई 588 और लो है 270। मतलब शेयर अभी भी अपने हाई से लगभग 45% नीचे है, यानी निवेशकों के लिए एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। पी रेशो 43.2, जबकि इंडस्ट्री पी लगभग 46 है। तो वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, लेकिन सेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक कहा जा सकता है। अगर पीई बहुत ज्यादा हो तो शेयर ओवरवैल्यूड माना जाता है। बुक वैल्यू 64.8 और शेयर की कीमत 322 है। मतलब ये अपने बुक वैल्यू से लगभग 5 गुना पर ट्रेड हो रहा है। आमतौर पर 1 से 2 गुना तक ठीक माना जाता है। तो यहाँ ये बताता है कि मार्केट को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा है। ROCE 21.5% और ROE 17%। ये दोनों रेशो बताते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल और इक्विटी से कितना मुनाफा कमा रही है। 20% के ऊपर का ROCE बेहतरीन माना जाता है, तो यहाँ जुपिटर वैगन की परफॉर्मेंस मजबूत है। डेप 394 करोड़, जबकि करंट रेशो 1.96 है। मतलब कंपनी पर कर्ज तो है, लेकिन वो आराम से हैंडल करने लायक है। 1.5 से ऊपर का करंट रेशो जनरली अच्छा माना जाता है। डिविडेंड यील्ड 0.31%, यानी कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है, लेकिन अभी इसका ज्यादा फोकस री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर है। प्रॉफिट ग्रोथ -11.6% और क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन -63%। मतलब के हाल के क्वार्टर में प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो बताता है कि कंपनी के ऑर्डर साइकिल या कॉस्ट स्ट्रक्चर में कुछ दबाव रहा होगा। शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आमतौर पर ऑर्डर बुक और ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू 362, जबकि शेयर प्राइस 322 है, यानी शेयर अपनी फेयर वैल्यू से लगभग 7% डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है, जो लंबे समय के निवेशकों के लिए एक फेयर एंट्री जोन कहा जा सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग 68% है, ये बहुत पॉजिटिव है। मतलब कंपनी के मालिकों का खुद में विश्वास बना हुआ है। अर्निंग यील्ड 3.5%, ये पीई का उल्टा है, यानी कंपनी की कमाई के मुकाबले कितना यील्ड मिल रहा है, जितना ज्यादा उतना बेहतर। लेकिन फिलहाल ये मॉडरेट जोन में है। तो कंक्लूजन ये है
कि जुपिटर वैगन की बैलेंस शीट मजबूत दिखती है, आरओसी अच्छा है, डेप्थ मैनेजेबल है और प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है। हाँ, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गिरा है, लेकिन अगर रेलवे कैपेक्स साइकिल जारी रहा तो कंपनी का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव माना जा सकता है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शुरुआत में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 55% के आसपास थी, जो धीरे धीरे बढ़कर एक समय 74.6% तक पहुंच गई और अब ये करीब 68.1% पर स्थिर है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमोटर्स ने अपने हिस्से को बढ़ाया, यानी कंपनी पर भरोसा जताया और फिर थोड़ी सी ट्रिमिंग की, शायद कुछ स्ट्रेटेजिक डायलूशन या फंड राइजिंग के कारण। लेकिन अब भी 68% की होल्डिंग बहुत मजबूत मानी जाती है। FII भी लगभग 0 थे, पर अब ये बढ़कर 4.4% तक पहुंच गए हैं। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि विदेशी निवेशक तभी आते हैं जब कंपनी का बिजनेस मॉडल और गवर्नेंस उन्हें भरोसेमंद लगे। DII की हिस्सेदारी पहले काफी ऊंची थी, करीब 9.3%, लेकिन अब घटकर 1% के आसपास रह गई है। मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग या पोर्टफोलियो रीअलोकेशन किया है। हालांकि इसका मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कई बार ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रोटेशन भी हो सकता है। पब्लिक की हिस्सेदारी शुरू में 43% थी, जो घटकर 26 रह गई है, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने थोड़ा एग्जिट किया है, लेकिन साथ ही कुल शेयर होल्डर की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर पहले सिर्फ 12,000 थे और अब बढ़कर 3.8 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब है कि पिछले कुछ सालों में रिटेल इंटरेस्ट में एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है। कुल तस्वीर ये बताती है प्रमोटर्स का भरोसा बना हुआ है, FII की दिलचस्पी बढ़ी है, पब्लिक इन्वेस्टर की गिनती कई गुना बढ़ी है, बस DII ने थोड़ी हिस्सेदारी घटाई है। सीधे शब्दों में कहे तो जुपिटर वैगन अब इंस्टीट्यूशनल प्लस रिटेल पावर दोनों का कॉम्बिनेशन बन चुका है और ये किसी भी मिड कैप ग्रोथ कंपनी के लिए बहुत हेल्दी साइन होता है। जुपिटर वैगन पर एक केस अभी हुआ था, जो जुपिटर वैगन लिमिटेड वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बीच में था, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ नाम बदलने से कंपनी की कानूनी पहचान नहीं बदलती, इसलिए कंपनी पर नई स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस लागू नहीं होगी, क्योंकि कोई वास्तविक ट्रांसफर हुआ ही नहीं था। कोर्ट ने राजस्व विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराया और जुपिटर वैगन्स के पक्ष में फैसला सुनाया, यानी जब तक ओनरशिप या एग्रीमेंट की शर्तें नहीं बदलती तब तक सरकार ऐसी डिमांड नहीं उठा सकती। अब हम मंथली चार्ट देखते हैं तो स्टॉक ने 2023-24 में तेज रैली के बाद अब एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन 300 और 320 के आसपास मजबूत बेस बनाया है। चार्ट में यह लेवल कई बार टेस्ट हुआ है, मतलब यहाँ डिमांड जोन अक्यूमुलेशन एरिया बन रहा है। जब तक ये सपोर्ट जोन कायम है, ट्रेंड लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन फेज में माना जा सकता है। नीचे 300 टूटने पर अगला सपोर्ट 270 और ऊपर रेजिस्टेंस 370-400 रहेगा। डेली चार्ट में भी देखा जा सकता है कि 320-300 के मजबूत सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले कई महीनों से मजबूत डिमांड एरिया बना हुआ है। लगातार लोअर हाइज और साइडवेज मूवमेंट से पता चलता है कि स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर 320 का सपोर्ट कायम रहता है तो शॉर्ट टर्म बाउंस 350-370 तक संभव है, जबकि नीचे 300 टूटने पर अगला सपोर्ट 275 के आसपास दिखता है। अब सब ब्रोकर्स के टारगेट एंड स्टॉप लॉस देखेंगे तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि शेयर निश्चित रूप से उस स्तर तक जाएगा। इस प्रकार के लक्ष्य में कंपनी के ऑर्डर बुक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्टरल ट्रेड विंस, कास्ट वर्किंग कैपिटल रुझान आदि बहुत मायने रखते हैं। अब हम सारे ब्रोकर की बात करेंगे तो सारे ब्रोकर्स के लक्ष्य अराउंड 399, 474, 431, 399 के आसपास दिख रहे हैं, पर ये एक सुझाव नहीं है। इससे नहीं कहा जा सकता कि शेयर निश्चित रूप से उस स्तर पर जाएगा। ये जानकारी खाली पब्लिक सोर्स और कंपनी फाइलिंग पर आधारित है। मैं कभी भी निवेश की सलाह नहीं दे रहा और कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और सलाहकार से परामर्श जरूर करें। यह सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियो है। निवेश से संबंधित निर्णय आपके खुद के रिस्क पर है।